हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ओ लेवल का जो आपका सेकंड पेपर होता है उसमें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी में एक सीएसएस का फ्रेमवर्क भी इसमें आपसे पूछा जाता है जिसका नेम है w3.css। इससे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रैक्टिकल में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी को लेकर के w3 सीएसएस को लेते हुए 30+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की होंगे, ताकि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छे से हो पाए। अगर आपने सीएसएस 3 इसके पहले नहीं पढ़ा है फिर भी आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। अगर बात करें w3.css की, तो ये एक सीएसएस का फ्रेमवर्क होता है। फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? पहले से बने हुए ग्रुप ऑफ कोड्स जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ताकि हमें बार बार उस सारे प्रोग्रामिंग ना लिखनी पड़े। हम बस उसका नाम लेंगे और पहले से वो कोड्स हमारे पास बने हुए रखे होंगे, वो हमारे प्रोग्राम में आकर के हमारे सारे काम कर देंगे। मान लीजिए एक बटन हमें यहाँ पर बनानी है, अब इस बटन के लिए हमें कोडिंग पूरी करनी पड़ेगी, 10 से 20 लाइनें हमें इसके लिए टाइप करनी पड़ेंगी, तब ये बटन एक बहुत ही अच्छी हम बना पाएंगे। लेकिन w3.css फ्रेमवर्क के अंदर कई सारे ऐसे कोड्स पहले से बने हुए रखे होते हैं, उनको कुछ कुछ नाम दिया जाता है, क्लास उसका नाम दे दिया जाता है। आप बस उस क्लास को कॉल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, वो जो बटन का पूरा प्रोग्राम है वो आपके प्रोग्राम में आ जाएगा और वो बटन आपको लिखनी नहीं पड़ेगी, उसके सारे कोड्स नहीं लिखने होंगे, बस एक लाइन आप टाइप करेंगे ताकि सीएसएस के फ्रेमवर्क से उस बटन के कोड को बुला पाएं और वो सारी प्रोग्रामिंग आपके प्रोग्राम में हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको बटन दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आपको पूरे कोड्स नहीं लिखने पड़े, बस सीएसएस 3 की कुछ कुछ लाइन्स आपको लिखनी पड़ी, जिसकी मदद से क्या हुआ, पहले से बने हुए कोड्स को आपने यूज कर लिया। तो यही हमारे फ्रेमवर्क्स होते हैं। सबसे पहला देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि w3.css क्या है? क्या ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, या सीएसएस का फ्रेमवर्क है, या डेटाबेस है, या फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। w3.css जो है ये सीएसएस का एक फ्रेमवर्क होता है। क्वेश्चन नंबर 2, w3.css किसने विकसित किया? मतलब w3.css को किसने बनाया? क्या माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, मोजिला ने बनाया, या फिर w3 स्कूल्स ने बनाया, गूगल ने बनाया? तो जो हमारी w3.css फ्रेमवर्क है इसको w3 स्कूल्स की तरफ से बनाया गया है। कंपनी है w3 स्कूल्स, जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट जावा प्रोग्रामिंग बहुत सारी लैंग्वेजेस का, आर हो गई, PHP, बहुत सारी लैंग्वेजेस को सिखाती है, पढ़ाती है, उनको डेवलप करने का काम करती है। उसी में w3.css को भी w3 स्कूल्स ने डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है कि जो w3.css है इसका मुख्य रूप से किस प्रकार के उपकरणों के डिजाइन के लिए यूज किया जाता है? क्या डेस्कटॉप ओनली, मोबाइल ओनली एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, या रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, या टेबलेट डिजाइन के लिए? तो अभी हमने आपको बताया था इसकी मदद से हम लोग रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस के लिए बना सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस का मतलब आप उस वेबसाइट को डेस्कटॉप पर भी ओपन करोगे फिर भी बहुत ही स्मूथ तरीके से सारा कंटेंट अपने आप एडजस्ट होकर के आपको दिखाई देगा, या मोबाइल पर ओपन करोगे तब भी वैसे दिखाई देगा। तो ये रिस्पॉन्सिव डिवाइसेस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, w3.css क्लासेस आमतौर पर किस उपसर्ग या प्रीफिक्स के साथ में हम स्टार्ट करते हैं? मतलब कि जैसे हमने कहा कि w3.css की आप क्लासेस को बुलाएंगे, अलग अलग क्लासेस के अंदर अलग अलग कोड लिखे गए होते हैं अलग अलग चीज़ों के, तो हमें उन क्लासेस को कॉल करके क्लासेस को अपने प्रोग्राम में लगाना होता है। तो आप क्लासेस को आप बुलाएंगे एक एक को नाम लेकर के, तो सब हम उसमें कौन सा प्रीफिक्स ऐड करते हैं बताने के लिए, तो यहाँ पे आप w3 डैश लगाएंगे। मतलब कि जैसे आपको कलर देना है, रेड कलर देना है बैकग्राउंड में, तो आप लिखेंगे w3 डैश रेड, इसका मतलब वो आप बैकग्राउंड में रेड कलर दे रहे हैं। तो ज्यादातर हम लोग क्लासेस को बुलाने के लिए w3 डैश यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी सही w3.css कंटेनर की क्लास है? अगर आप w3.css कंटेनर आप कॉल कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, उसको लगाना चाहते हैं, तो इसमें से कौन सी बिल्कुल सही क्लास है? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर w3 डैश कंटेनर, w3 बॉक्स, w3 कंटेंट, या फिर w3 रैपर यूज करेंगे। तो इसके लिए अगर आप कंटेनर लगाना चाहते हैं w3 CSS की मदद से, तो आप w3 डैश कंटेनर आप उसके लिए लिखते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, w3 CSS में प्राथमिक रंग पृष्ठभूमि मतलब कि बैकग्राउंड में अगर आप प्राइमरी कलर ऐड करना चाहते हैं तो इसमें से किस क्लास का हम लोग यूज करते हैं? क्या हम लिखेंगे w3 प्राइमरी, या w3 ब्लू, या फिर w3 BG प्राइमरी, या फिर w3 कलर प्राइमरी? तो यहाँ पे अगर आप प्राइमरी कलर को बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं उसके लिए बी ऑप्शन में दिया गया w3 डैश ब्लू हम यूज करेंगे, जिसकी मदद से बैकग्राउंड में प्राइमरी कलर हमारा इंसर्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, w3.css में डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली कौन सी होती है? फॉन्ट फैमिली का मतलब होता है किस किस स्टाइल में आप लिखते हैं, तो इसमें से w3.css में डिफॉल्ट फॉन्ट फैमिली कौन सी होती है? क्या वो एरियल होती है, या वर्धना होती है,
या सेगी यूआई होती है या फिर हेल्वेटिका न्यू होती है। तो जो सही ऑप्शन है आपका वर्धना यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्धना जो है फॉन्ट फैमिली आपकी डिफॉल्ट रूप से W3.CSS में यूज की जाती है। W3.CSS में कार्ड बनाने के लिए अगर आप कार्ड वगैरह डिजाइन करना चाहते हैं तो किस क्लास का यूज करेंगे? क्या आप लिखेंगे W3-box, W3-panel, W3-card या फिर W3.container? अगर आप बॉक्स वगैरह बनाना चाहते हो तो W3 बॉक्स यूज करते हैं। कंटेनर के लिए हमने बताया W3 कंटेनर यूज करते हैं। लेकिन वहीं अगर कार्ड वगैरह आपको डिजाइन करना है तो W3 कार्ड आप लिखेंगे। देखिए हर चीज में W3 सबसे पहले यूज किया जा रहा है, यही प्रफिक्स हम लोग यूज करते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसी चीज को बात की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए क्लास कौन सी इसमें से यूज की जाती है? W3-center, W3 अलाइन या फिर W3 मिडल या फिर W3 टेक्स्ट सेंटर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। W3-center हम लोग यूज करते हैं जिसकी मदद से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, W3.CSS में टेक्स्ट को बोल्ड हम लोग कैसे बनाएंगे? क्या हम लिखेंगे W3-bold या हम लिखेंगे W3-text-bold या हम लिखेंगे W3-weight-bold या हम लिखेंगे W3-text? यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। W3-text हम लोग लिखेंगे जिसकी मदद से हम टेक्स्ट को अपने बोल्ड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी W3.CSS क्लास पैडिंग प्रदान करती है? अगर आपको पैडिंग देनी है तो आप इसमें से किस तरीके से इसको बताएंगे? क्या आप लिखेंगे W3-padding या W3-padded या W3-space या फिर ग्रैप? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगर आपको पैडिंग देनी है तो आप ये लिखते हैं W3-padding, वहीं मार्जिन देनी है तो आप लिखेंगे W3-margin। क्वेश्चन नंबर 12, W3.CSS का उपयोग करके बटन कैसे बनाते हैं? अगर आपको बटन बनानी है अपने पेज के लिए तो आप यहाँ पे W3.CSS का किस तरीके से यूज करेंगे? क्या आप लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू W3-btn या फिर W3-button या फिर BUTT या BT? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगर आपको बटन बनानी है तो आप लिखेंगे क्लास इक्वल्स टू W3-button। इसकी मदद से आप इस फ्रेमवर्क की मदद से आप क्लास बना पाएंगे। ऐसे ही आपसे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। ये सारे आपको ऑप्शंस याद रखने जो भी इसमें बताए जा रहे हैं। सेम इसी तरीके से ओ लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी यहाँ क्वेश्चन लिए गए हैं इसे बाहर आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। इतना इनफ आपके लिए रहेगा। इससे आप क्या है CSS3 को समझ भी अच्छे से पाएंगे और इतने क्वेश्चन से आप अपनी तैयारी को भी पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, W3.CSS में रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाने के लिए किस तरीके से हम क्लास का यूज करते हैं? कौन सी क्लास यूज करेंगे? क्या हम लोग लिखेंगे W3-grid, W3 रिस्पॉन्सिव या फिर W3 रो या फिर W3 टेबल? यहाँ पे अगर आप ग्रिड सिस्टम बनाना चाहते हैं, मतलब इस तरीके से आप अलग अलग ग्रिड्स बनाना चाहते हैं अपने कंटेंट को एडजस्ट करने के लिए, रखने के लिए, तो हम लोग W3-रो वहां पर लिखते हैं। ये अलग अलग आप रोज बना पाएंगे। इस तरीके से ग्रिड्स वगैरह आप इसमें अलग अलग बना पाएंगे। तो यहाँ पे W3-रो हम लोग लिखते हैं ग्रिड्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, रेड अगर बैकग्राउंड आपको देना है तो किस तरीके से क्लास हम यूज करेंगे? क्या लिखेंगे W3-red, W3-bg रेड या फिर बैकग्राउंड रेड या फिर कलर रेड? तो हमने इसके पहले देखा था, आप लिखेंगे W3-red। इसकी मदद से क्या होगा? रेड कलर आपके बैकग्राउंड में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, W3-hide क्लास का यूज क्या होता है? क्या पर्पस है W3-hide का? टू शो एलिमेंट्स को दिखाने के लिए, टू हाइड एलिमेंट्स को छिपाने के लिए, या टू स्टाइल एलिमेंट्स में स्टाइल देने के लिए, या फिर एनिमेट करने के लिए एलिमेंट्स को। जैसे कि यहाँ पे हाइड यहाँ पर लिया गया है तो हाइड की मदद से हम लोग एलिमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। अगर CSS3 की मदद से करना है तो आप लिखेंगे W3-hide। क्वेश्चन नंबर 16, किस क्लास से एलिमेंट्स में शैडो इफेक्ट दिया जा सकता है? अगर आप चाहते हैं कि शैडो लगा सकें आप किसी भी एलिमेंट में, टेक्स्ट के पीछे या फिर इमेज के पीछे, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर W3-shadow लिखते हैं जिसकी मदद से CSS3 का यूज करते हुए हम अपने एलिमेंट के बैकग्राउंड में शैडो लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी क्लास इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाती है? रिस्पॉन्सिव का मतलब इमेज ऑटोमेटिक अपने अकॉर्डिंग डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी कि एक लाइन में 4 कॉलम्स में रहेंगी इमेजेस, या एक लाइन में 2 इमेजेस रहेंगी, या एक लाइन में 1 इमेज रहेगी। उसको छोटा या बड़ा करने पे साइड को वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाती है इमेजेस। तो इसमें किस क्लास की मदद से ऐसा होता है? क्या W3-image की मदद से होगा, या W3-responsive की मदद से होगा, या फिर W3-image की मदद से, या फिर पिक की मदद से? तो हम लोग उसके लिए W3-responsive यूज करते हैं। मतलब आप
ये इतना लिखते हैं, इसके आगे और भी लाइन्स आपको लिखनी पड़ती हैं, लेकिन क्लास हम यही यूज़ करेंगे W3 डैश रिस्पॉन्सिव, जिसकी मदद से इमेजेस को रिस्पॉन्सिव हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इमेज के कोनों को गोल करने के लिए, मतलब इमेज के कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए हम लोग कौन सी क्लास यूज़ करते हैं? क्या हम लिखेंगे W3 बॉर्डर, W3 सर्कल, या फिर W3 राउंड, या फिर ओवल? तो यहाँ पे अगर राउंड करना है, जैसे कि ये हमारे पास में इस तरीके से बॉक्स एक्स दिया गया है, इसके अगर हम चाहते हैं कि इसके जो कॉर्नर्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर राउंड हो जाएं, और फिर हमारे पास में ये बॉक्स है, तो राउंड करने के लिए हम लोग W3 राउंड यूज़ करते हैं। वहीं CSS के अंदर आप बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जिसकी मदद से आप इस तरीके से बॉक्स को अपने चेंज कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बॉर्डर वाली टेक्स्ट के लिए सही क्लास कौन सी है? अगर आप किसी टेबल के चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं तो इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है? क्या आप लिखेंगे बॉर्डर टेबल, या लिखेंगे बॉर्डर टेबल एक ही में, या फिर W3 डैश बॉर्डर डैश ऑल, या फिर टेबल डैश बॉर्डर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हम टेबल के चारों तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं, बाहर की लाइंस में भी और अंदर की लाइंस में भी। तो हम जैसे सी में दिया गया है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं टेबल डैश ऑल। इस तरीके से लिखने से क्या होगा, जो भी टेबल है आपकी उसकी बाहर की लाइन में और अंदर की लाइन में भी बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं CSS3 फ्रेमवर्क के ऊपर आपको डिटेल में प्रैक्टिकल के साथ में वीडियो मिले तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी क्लास टेक्स्ट को अपर केस में कर देती है? अगर आप W3.CSS का यूज़ करेंगे तो इसमें से किस क्लास का यूज़ करेंगे जिसकी मदद से जो टेक्स्ट है आपका वो अपर केस में आ जाएगा? क्या आप W3 डैश अपर लिखेंगे, या फिर टेक्स्ट अपर लिखेंगे, या सिर्फ अपर टाइप करेंगे, या टेक्स्ट डैश अपर आप टाइप करेंगे? तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसके लिए आप W3 डैश अपर केस आप लिखते हैं, जिसकी मदद से क्या होगा, जो भी टेक्स्ट आपका लिखा है सारा कैपिटल बन जाएगा। वहीं W3 डैश लोअर केस आप लिखेंगे तो सारा जो टेक्स्ट होगा वो लोअर केस में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, W3 मार्जिन क्लास क्या करती है? अगर आपने लिखा W3 मार्जिन तो इस क्लास की मदद से क्या होगा, आपके पेज के ऊपर स्पेस ऐड हो जाएगी इनसाइड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के अंदर स्पेस ऐड हो जाएगी, या ऐड स्पेस आउटसाइड एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के आउटसाइड में स्पेस ऐड हो जाएगी, या फिर ऐड बॉर्डर टू एलिमेंट्स, बॉर्डर ऐड हो जाएगा एलिमेंट के चारों तरफ, या फिर टेक्स्ट में अलाइनमेंट आया होगा, अलाइनमेंट चेंज होगा। तो यहाँ पे इसकी मदद से हम लोग स्पेस ऐड करते हैं एलिमेंट के आउटसाइड में। देखिए मार्जिन होता क्या है, मान लीजिए ये आपके पास में पेज है, इस पेज पर आपने ये बॉर्डर यहाँ पर दिया हुआ है और इसके अंदर फिर आप कंटेंट लिख रहे हैं, तो कंटेंट आप कुछ इतने के अंदर आप कंटेंट लिखेंगे, ये आपका मेन इसके अंदर सारा कंटेंट रहेगा जो आप टाइप करेंगे। तो जो ये दूरी होती है इसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं, ये दूरी हमारी मार्जिन बोली जाती है, इसी दूरी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो ये मार्जिन अगर आपको ऐड करनी है तो आप W3 डैश मार्जिन लिखते हैं, और जो ये दूरी होती है बॉर्डर से और टेक्स्ट के बीच की जो दूरी होती है इसको हम लोग पेडिंग बोलते हैं। अगर पेडिंग देनी है तो W3 डैश पेडिंग आप यूज करते हैं। भी पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज आपको बताई हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, टूल टिप बनाने के लिए कौन सी क्लास यूज करते हैं? टूल बॉक्स जैसे कि होता है, आप उसके ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो एक नीचे छोटा सा बॉक्स आ जाता है जो बताता है इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो क्या होगा। यही चीज इसमें पूछी गई है कि अगर टूल टिप आपको बनाना है तो आप किस तरीके से इसमें चीजें लिखेंगे। क्या आप लिखेंगे W3 डैश टूल टिप, या फिर डैश होवर डैश टेक्स्ट, या फिर होवर डैश टूल टिप, या फिर हेल्प? W3 CSS के अंदर फ्रेमवर्क के अंदर हम लोग लिखते हैं W3 डैश टूल टिप, जिसकी मदद से हम टूल बॉक्स बना सकते हैं। देखा होगा आपने, जैसे ही बोल्ड करने जाते हैं किसी टेक्स्ट को तो जैसे ही बी के ऊपर आप कर्सर लेकर जाते हैं तुरंत नीचे लिखकर आ जाता है बोल्ड, और उसके साथ शॉर्ट की भी लिखकर आ जाती है Ctrl+B। तो यही हमारा टूल टिप बोला जाता है, इसी को हम लोग टूल टिप बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, W3 एनिमेट डैट टॉप क्लास का यूज क्या होता है? मतलब अगर ये वाली क्लास हम यूज कर रहे हैं तो इसकी मदद से क्या होगा, एनिमेशन एलिमेंट फ्रॉम टॉप से होने लगेगा, टॉप से एनिमेशन स्टार्ट होगा, या फिर लेफ्ट से एनिमेशन होगा, या फिर बॉटम से, या फिर सेंटर से। तो अगर आप एनिमेशन टॉप से स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए हम लोग W3 डैश एनिमेशन डैश टॉप लिखते हैं, जिसकी मदद से जो एनिमेशन होगा वो एलिमेंट में टॉप से स्टार्ट होगा। वहीं अगर लेफ्ट से लिखना चाहते हैं तो एनिमेट डैट लेफ्ट टाइप करेंगे, अगर आप बॉटम से करना चाहते हो तो बॉटम टाइप करेंगे, राइट से करना चाहते हो तो राइट, वहीं सेंटर से अगर करना चाहते हैं तो W3 डैश एनिमेट डैश सेंटर हम लोग लिखते हैं उसके लिए। तो ये सारे ऑप्शंस भी आप समझिए अच्छे से, ताकि अगर किसी क्वेश्चन के रूप में अगर आपसे ये ऑप्शन पूछ दिया जाए तो भी आप बता पाएं। और जब भी एग्जाम के टाइम पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप कौन सा क्वेश्चन सही है ये भी आप देखिए, कौन सा ऑप्शन सही है इस पर फोकस करिए, साथ में कौन से ऑप्शन गलत है उस पर भी फोकस करिए। अगर आपको पता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है और क्यों गलत है, मतलब आपने बिल्कुल सही ऑप्शन टिक किया हुआ है।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाइट अगर आप बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो इसमें से किस तरीके से आप यूज करेंगे, कैसे आप क्लास यूज करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले भी समझा हुआ है, W3 वाइट आप लिखेंगे जिसकी मदद से वाइट कलर आप दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25, विड्थ को बताने के लिए हम लोग W3.css में कौन सी क्लास यूज करते हैं। अगर आपको विड्थ को डिफाइन करना है तो यहाँ पे क्या आप लिखेंगे, W3-fixed या फिर डैश विड्थ या फिक्स्ड डैट विड्थ या फिर कंटेनर। विड्थ का मतलब ही होता है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर है, कोई एलिमेंट है और उसकी आप विड्थ वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग W3-कंटेनर यूज करते हैं जिसकी मदद से हम विड्थ वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट कितनी विड्थ में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सी क्लास एलिमेंट को छोटे स्क्रीन पर दृश्य बनाती है। जैसे कि हमने भी कहा, अगर आप स्मॉल अगर फोन यूज करते हैं, छोटे फोन सब यूज करेंगे, उस पर कोई वेबसाइट ओपन करेंगे या बड़ी स्क्रीन पर वेबसाइट ओपन करेंगे तो छोटी स्क्रीन पर भी कौन सी इसमें से ऐसी एप्लीकेशन है जो विजिबल बनाएगी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम लोग W3-हाइड-लार्ज हम लोग लिखते हैं जिसकी मदद से जो टेक्स्ट होगा वो हमारा हाइड होकर के दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 27, कौन सी क्लास बटन पर होवर करने का इफेक्ट हमें देती है। बटन होवर का मतलब होता है कि जैसे कोई बटन है, यहाँ पर इस तरीके से कोई बटन हमारे पास में बनी हुई है, इसके ऊपर आप माउस लेकर जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो बटन है उसके चारों तरफ बॉर्डर दिखने लगता है, शैडो आ जाती है, कोई चेंज होने लगता है, इसी को माउस का होवर करना बोलते हैं। जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ और काम होते हैं, इसमें एनिमेशन आपको दिया गया होता है। तो माउस को लेकर के जाना किसी भी एलिमेंट के ऊपर और उसमें चेंजेस होना, इसी को होवर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होवर किस तरीके से करेंगे, इसके लिए आप लिखेंगे W3-होवर-शैडो जिसकी मदद से हम लोग होवर इफेक्ट दे सकते हैं CSS फ्रेमवर्क का यूज करके। क्वेश्चन नंबर 28, W3 ब्लैक इस क्लास की मदद से क्या होगा। तो हम जानते हैं इसकी मदद से बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। तो ये क्वेश्चंस आपसे इस तरीके से पूछे जाते हैं, यही आपको सारी चीजें याद इसमें रखनी है। अगर आपको डिटेल में CSS फ्रेमवर्क को समझना है, AngularJS को समझना है, NumPy वगैरह समझना है तो आप हमें बता सकते हैं, उसकी अलग से भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, W3-CSS का उपयोग करने के लिए एलिमेंट्स में राइट अलाइन कैसे करेंगे। अगर हम W3-CSS का यूज कर रहे हैं तो हम लोग राइट अलाइनमेंट कैसे करेंगे उसके लिए, तो आप सिंपल लिखेंगे W3-राइट जिसकी मदद से क्या होगा, जो एलिमेंट होगा आपका वो राइट साइड में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, विच W3.CSS क्लास इज यूज टू ऐड बॉर्डर टू एन एलिमेंट। अगर आपको बॉर्डर ऐड करना है किसी भी एलिमेंट के चारों तरफ तो आप क्या यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग W3-बॉर्डर क्लास यूज करते हैं जिसकी मदद से आप एलिमेंट के चारों तरफ बॉर्डर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, W3 ओपेसिटी क्लास से क्या हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने लिखा W3-ओपेसिटी तो इससे आप क्या कंट्रोल कर पाएंगे। तो जैसे हम जानते हैं ओपेसिटी आप CSS में भी यूज करते हैं, इसकी मदद से हम उसकी विजिबिलिटी को हैंडल कर पाते हैं। विजिबिलिटी को यहाँ पर हम लोग ट्रांसपेरेंसी कहेंगे। आप ट्रांसपेरेंसी बताते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है वो कितना दिखाई देगा, क्या वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा या थोड़ा सा और लाइट दिखाई देगा या बिल्कुल आपको दिखाई देगा। इस ट्रांसपेरेंसी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं W3 ओपेसिटी क्लास की मदद से। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 32, W3.CSS में ड्रॉप डाउन अगर आपको लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम लोग कौन सी क्लास इसमें यूज करेंगे। क्या आप उसके लिए W3-ड्रॉप डाउन यूज करेंगे या W3-ड्रॉप डाउन डैश क्लिक आप लिखेंगे या ड्रॉप डाउन डैश होवर आप लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग B और C दोनों ऑप्शन जिससे बताए गए हैं उनका हम लोग यूज करते हैं। ड्रॉप डाउन क्लिक भी हम लोग यूज करते हैं और ड्रॉप डाउन होवर भी यूज करते हैं अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो ये हम लोगों ने देखिए CSS 3 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप कमेंट में बता सकते हैं, तो एडवांस क्वेश्चंस पर भी बेस्ड एक वीडियो आपको मिल जाएगी जिससे क्या रहेगा, कोई भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम टाइम में छूटेंगे नहीं। इसी के साथ में O लेवल के और भी एग्जाम्स को लेके हमने वीडियोस वगैरह बनाई हुई है तो आप उनको भी जरूर से देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।